नमस्कार, मैं हूं शायन घनौली और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया देवभूमि। रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। बड़ी खबर सामने आ रही है। देहरादून में बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचे नितिन नबीन। बूथ अध्यक्ष के आवास पर किया जलपान। नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद। नितिन नबीन ने किशोर कुमार के आवास पर की चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने देहरादून महानगर जिले की मसूरी विधानसभा के बूथ संख्या 141 के बूथ अध्यक्ष किशोर कुमार के आवास पर पहुंचकर जलपान किया। इस दौरान उन्होंने संगठन की बूथ स्तर तक पहुंचे और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। कार्यक्रम में महेंद्र भट्ट, रेखा वर्मा, गणेश जोशी, अजय कुमार और सिद्धार्थ अग्रवाल सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। देहरादून में प्रबंध गोष्ठी का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री धामी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी शामिल हुए और नितिन नबीन सीएम धामी ने रखे अपने विचार। देहरादून में शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग श्रीगाली वाली में प्रबंध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज भारत हर वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, आत्मनिर्भर बन रहा है, इंडिपेंडेंट बन रहा है। आधुनिक, समृद्ध और विकसित राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि हम अपने शैक्षणिक संस्थानों और विशेषकर उच्च शिक्षा को उसका उन्नत करें। और साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा कि हम मानते हैं कि हमें अभी भी कई कमियां हैं और उन चुनौतियों के बावजूद हम हर एक से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मजबूत विश्वास है कि भारत की शिक्षा प्रणाली को रोजगार के केंद्र के रूप में काम करना चाहिए। हम एक वैश्विक विनम्र केंद्र के तब्दील हो रहे हैं और हम इस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और आगे बढ़ना जारी रखेंगे। भारत हर मंच पर अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज करा रहा है। भाइयों बहनों, आत्मनिर्भर, आधुनिक, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में शिक्षा व्यवस्था की अपनी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू करने का प्रावधान किया था। ये नीति केवल पाठ्यक्रम तक सुधार तक सीमित नहीं रही, बल्कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने का भी माध्यम है। मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने शिक्षण संस्थानों, विशेष रूप से उच्च शिक्षण संस्थानों का दैनिक शिक्षण कार्यों के केंद्र के बजाय एक विशिष्ट शैक्षिक प्रयोगशाला और ज्ञान केंद्र के रूप में भी विकसित करना होगा, जहां विद्यार्थी मात्र किताबी ज्ञान नहीं बल्कि नवाचार, शोध, व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से अपने कौशल को, अपने स्किल को डेवलप कर सकें। भाइयों बहनों, 11वीं शताब्दी तक हमारे भारतीय शिक्षण प्रणाली विश्व भर में सर्वश्रेष्ठ थी, जब हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे महान विश्वविद्यालय संपूर्ण विश्व के विद्वानों का और विद्यार्थियों का ज्ञान और मार्गदर्शन किया करते थे। इसी प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका समग्र दृष्टिकोण, जो शिक्षार्थी के मन के मस्तिष्क, शरीर, हृदय और आत्मा के विकास पर समान रूप से केंद्रित था। यही समग्रता गुरुकुल प्रणाली को अद्वितीय और प्रभावशाली बनाती थी। और कालांतर में हमें सोचना होगा, कालांतर में विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात इस विशिष्ट
शिक्षण प्रणाली की जगह जीविकोपार्जन मात्र को ध्यान में रखकर बनाई गई नई शिक्षा व्यवस्था ने ले ली और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी आपके सामने जो नई शिक्षा नीति है उसको किस प्रकार से हम लागू कर रहे हैं। हम मानते हैं अभी भी हमें बहुत कमी है, वो उन कमियों के बावजूद हम हर कमियों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम मानते हैं कि भारत की शिक्षा को हम रोजगार देने के केंद्र के रूप में मानते हैं। हम भारत की शिक्षा में जो गुणात्मक परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को केवल जॉब गिवर्स सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बनकर उभरेगा। और ये समय भारत के नए उत्थान का है, नए उड़ान का है। आज प्रातःकाल बूथ के कार्यकर्ता घर पर उनका जलपान हुआ। उसके बाद बूथ नंबर 138 पर बूथ कमेटी से उनकी बैठक हुई और अभी विकसित भारत के एक सेमिनार में शिवालिक इंजीनियरिंग कॉलेज में उनका आगमन हुआ। इसके बाद हमारी मीडिया, सोशल मीडिया की एक मीटिंग है, युवा संवाद है। तो लगातार इन सब कार्यक्रमों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहाँ उत्तराखंड के अंदर संगठन के स्वरूप को परखा है, वही उत्तराखंड के अंदर और क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, संगठन स्तर पर हो, सरकार स्तर पर हो, उसे करने का उन्होंने हमको निर्देशित किया है। और मैं कह सकता हूँ अध्यक्ष जी का 3 दिन का ये प्रवास बहुत सार्थक सिद्ध होगा और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बने। देहरादून में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। नितिन नबीन ने किया युवाओं के साथ संवाद। देहरादून में मुख्यमंत्री कैंप कार्यकाल के मुख्य सेवक सदन में युवा सांसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन और सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नजर आए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हुए शामिल। नितिन नबीन ने किया युवाओं के साथ संवाद। देहरादून में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। सर्च करते हैं गूगल पे, अलग अलग फोरम पे सर्च करते हैं, तो हमेशा जब भी ऐसा कोई रील्स आए उसकी रियलिटी को आप खुद चेक कीजिएगा, तब आप सही रूप से किसी चीज को जस्टिफाई कर पाएंगे। और कभी कभी हम लोग तत्काल, मेरी आवाज जा रही है ना, कभी कभी हम लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं। आज के युवा को इससे बचना चाहिए। हमें डेप्थ होनी चाहिए, चीजों को ऑब्जर्व, एब्जॉर्व दोनों करने की क्षमता होनी चाहिए और तब जो रिएक्शन दीजिएगा वो रिएक्शन आपको सही दिशा में जाएगा। तो ऐसे जो भी रील्स आते हैं, ऐसे जो भी शॉर्ट टर्म के लिए चीजें आती हैं, उनकी रियलिटी को जरूर चेक कीजिए। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ क्षेत्र में हादसा, अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 5 घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती और पुलिस एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू अभियान। भीरी पेलिंग मोटर मार्ग पर हुई दुर्घटना। रुद्रप्रयाग जनपद के उखीमठ क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां भीरी पेलिंग मोटर मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर सड़क से लगभग 50 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी और एक पेड़ पर अटक गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग विकास पुंडीर के नेतृत्व में पुलिस, एसडीआरएफ,
डीडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया और सभी घायलों को तुरंत वाहन से निकालकर इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला भेज दिया। बता दें कि पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने 3 सर्वे कराए जिनमें से 2 की जानकारी उनके पास है और दोनों सर्वे में बीजेपी लगातार गिरावट की ओर बढ़ रही है। गोदियाल ने कहा कि ये कहना हल्की बात होगी कि बीजेपी उनसे घबरा गई, लेकिन बीजेपी के अपने सर्वे में गिरावट दर्ज हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का तीसरा सर्वे भी गिरावट ही दिखाएगा, इसका उन्हें यकीन है। दावा करते हुए गोदियाल ने कहा कि जनता देख रही है कि कांग्रेस विपक्ष का काम अच्छी तरह कर रही है और लोकतंत्र में अच्छा काम करने पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष सभी को इनाम मिलता है। वहीं अगर कांग्रेस सत्ता पक्ष से बेहतर काम करेगी तो जनता इनाम देगी, ये उनका विश्वास है। बिना लड़े, बिना झिझके, बिना डर के मजबूत लड़ाई जो हम सरकार के सामने खड़ी कर रहे हैं, ये हो सकता है कि जनता इस मन के साथ आगे बढ़ रही है कि निश्चित रूप में कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम अच्छी तरह से कर रही है और लोकतंत्र में अच्छा काम करने पर सभी को रिवार्ड मिलता है, सत्ता पक्ष को भी मिलता है, विपक्ष को भी मिलता है। तो हम अगर सत्ता पक्ष से ज़्यादा बेहतर काम करेंगे तो जनता हमें रिवार्ड देगी, ये मेरा विश्वास है। नैनीताल दौरे पर पहुंचे आवास विभाग के सचिव ने शहर में निर्माणाधीन मेट्रोपोल और नेशनल होटल स्थित पार्किंग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से पार्किंग क्षमता और निर्माण तकनीक के बारे में गहनता से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को कार्य में तेजी लाते हुए जल्द निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए। सचिव ने कार्यदारी संस्था और विभागीय अधिकारियों को शासन की प्राथमिकता के आधार पर समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, मैं 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में यहाँ पे कुमाऊं दौरे पे आया हूँ और कल इसी श्रृंखला में रुद्रपुर और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो विकास प्राधिकरण द्वारा काम किए जा रहे हैं उसका निरीक्षण किया गया और आज नैनीताल जिले में जो विकास प्राधिकरण द्वारा काम जो टेकअप किए गए हैं, जो काम चल रहे हैं और जो आगे के काम टेकअप होंगे उसका भी निरीक्षण किया गया। इस क्रम में सबसे पहले भीमताल, नपुचीताल और कमलताल में जो रीडेवलपमेंट वगैरह के काम होंगे इसका निरीक्षण किया गया। रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग के डीएफओ ध्रुव मंत्रोलिया ने निहाल नदी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बारिश के समय निहाल नदी का पानी से चकलुवा क्षेत्र में होने वाले नुकसान का जायजा लिया। डीएफओ ने बताया कि बारिश में नदी का जल चकलुवा क्षेत्र में बहने से लोगों को भारी परेशानी हुई और नुकसान का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए नदी के डाइवर्जन की योजना तैयार की जा रही है और जिससे भविष्य में आपदा की स्थिति से राहत मिल सकेगी और प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। निरीक्षण के दौरान निहाल नदी में खनन निकासी नहीं होने का मुद्दा भी प्रमुखता से सामने आया गया और इस संबंध में डीएफओ ध्रुव मंत्रोलिया ने कहा कि नदी में जमा सामग्री के कारण जितने भी जल निवासी है और जितने भी जल निकासी है वो प्रभावित हो रहे हैं, जो बाढ़ की समस्या को बढ़ाती है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर वन विभाग और वन निगम के बीच बातचीत चल रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाएगा। डीएफओ ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की स्थिति पर लगातार निगरानी रखने और बारिश से पहले जरूरी तैयारियां पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।
हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में चल रहे चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर में व्यवस्थाओं की खबरों के बाद राज्य मंत्री ओम प्रकाश ने रजिस्ट्रेशन सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने पेयजल, सफाई, लाइट, पंखे जैसी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और यात्रियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। राज्य मंत्री ने पर्यटन अधिकारी से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान ओम प्रकाश ने गर्मी में कई पंखे ना चलने और पेयजल की व्यवस्था पर्याप्त ना होने पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, मैं वॉचिंग इंडस्ट्री में मैंने देखा है कि कुछ पंखे नहीं चल रहे, आप भी देख रहे होंगे, कुछ कूलर्स की भी समस्या है, कुछ पानी की भी समस्या है, लेकिन मैंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। आप यही कैंप करेंगे, सिटी मजिस्ट्रेट यही कैंप करेगा, जिला पर्यटन अधिकारी यही कैंप करेगा और किसी भी यात्री को भविष्य में ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। जब 2 दिन बाद बताएंगे मुझे क्या तकनीकी प्रॉब्लम है, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसके बारे में मुख्य सचिव से बात करेंगे। हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र में युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने का वीडियो होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी, क्योंकि वीडियो वायरल हो रहा था। जांच में पता चला कि 2 पक्षों के बीच विवाद था और दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट की थी। बाद में गांव में लोगों ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। एसएसपी नवनीत सिंह बुल्लर ने कहा कि जिले में किसी भी तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ने संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है और चेतावनी दी है कि दोबारा ऐसी हरकत करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही युवाओं से सोशल मीडिया पर दबंगाई दिखाने के बजाय पढ़ाई और अच्छे करने के लिए कहा और ध्यान देने की अपील भी की है। ये मंगलौर कोतवाली क्षेत्र का है और इसमें कुछ लड़के कुछ लड़कों के साथ मारपीट कर रहे हैं एक जगह, और ये मीडिया के माध्यम से पुलिस की जानकारी में आया और इसमें फिर जो प्रभारी निरीक्षक हमारे मंगलौर के हैं उसको निर्देशित किया गया कि तत्काल इसमें कार्रवाई करें। इसमें जो अब तक की जांच में आया है कि पहले किसी लड़की को लेके 2 पक्षों में विवाद हुआ। पहले एक पक्ष ने दूसरे की पिटाई करी और जो वीडियो आया दूसरे पक्ष पहले पक्ष की पिटाई कर रहा है, और जब तक ये मीडिया के माध्यम से हमारे संज्ञान में आया तब तक इनके द्वारा बताया गया कि हमारा आपस में समझौता हो गया है। क्योंकि इस तरीके से खुलेआम मारपीट करना एक तरीके से एक अपराध है, सेंसेशनल क्राइम है, तो इसमें इंस्पेक्टर मंगलौर को बताया गया है। इसमें जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। लालकुआं में उत्तराखंड श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पत्रकारिता का बदलता स्वरूप विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नैनीताल एसएसपी मंजूनाथ टीसी और जिला सूचना अधिकारी गिरीश शंकर जोशी ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप जलाया और इस मौके पर वक्ताओं को कहा कि पत्रकारिता का रास्ता कांटों भरा और जोखिम से भरा हुआ होता है। ये कोई साधारण पेशा नहीं है बल्कि एक कठिन साधना है। आज के इस दौर में भी हमें अपनी निष्ठा, ईमानदारी और निष्पक्षता की साख को हर कीमत पर कामयाब रखना चाहिए और कायम रखना चाहिए। उन्होंने सभी पत्रकारों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट लेखक और कार्य करने वाले पत्रकारों को संगठन की ओर से शॉल और समृद्ध चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। भारत की आज़ादी में जितना बहुत बड़ी भूमिका हमारे जो फाउंडिंग फादर्स का था, उससे भी 1000 गुना बड़ी भूमिका वर्नाक्युलर प्रेस का था, जिसमें हिंदी, बंगाली, तेलुगु, कर्नाटका, कन्नड़ा, मतलब आंध्रा, मतलब पंजाबी, सब भाषाओं में, सब डायलेक्ट्स में उस ज़माने में 1900 से लेकर 1950s तक इतने हज़ारों प्रकार के जो है अखबार और मतलब मैगजीन्स वो सब आते थे।
उन्होंने बहुत बड़ा जो साम्राज्य था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य, उसको उखाड़ के फेंक दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 4 जून को अल्मोड़ा आ रहे हैं, जिस पर बीजेपी नेता विट कर्नाटक ने कटाक्ष करते हुए इसे भीड़ जुटाने का राजनीतिक प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थों को लेकर वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐसे समय में कांग्रेस की ये रैली केवल पेट्रोल और डीजल की खपत बढ़ाकर भीड़ इकट्ठा करने की नाकाम कोशिश साबित होगी। बिट्टू कर्नाटक ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सैकड़ों वाहनों के माध्यम से जनसभा स्थल तक लाने की तैयारी कर रही है, जिससे अनावश्यक रूप से ईंधन और की बर्बादी होगी, यानी जो फ्यूल्स होते हैं उसकी बर्बादी होगी। और कहा कि प्रदेश और देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से संतुष्ट है और कांग्रेस के ऐसे कार्यक्रमों का कोई विशेष प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तेल से, गैस की किल्लत से जूझ रहा है और वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की जो प्रस्तावित जनसभा कर रहा है, तो कुछ नहीं तो कम से कम 1,500-2,000 गाड़ियां तो वो अपने संपर्क जितने क्षेत्रों में वो जाएंगे वहां से लाएंगे, तो क्या उसमें तेल नहीं खर्च होगा। हमारा मानना है, बार बार मैं तो अपने हमारे अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, लोगों का मानना है कि हमारी 15 गाड़ियों का काफिला, और हमारे तो प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी गाड़ियों के काफिले में सीधे तौर पर कटौती कर दी। उत्तराखंड में चल रही 4 धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा लगातार रफ्तार पकड़ रही है। यात्रा शुरू होने के 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। बता दें कि अब तक 23 लाख यानी कि 23,65,000 से ज्यादा श्रद्धालु 4 धामों के दर्शन कर चुके हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को और मजबूत कर दिया है। यात्रा मार्गों और धामों की कंट्रोल रूम से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जबकि केदारनाथ धाम सहित संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं, यानी कि सिक्योरिटी अच्छी खासी है वहां पर। उत्तराखंड पुलिस ने सभी श्रद्धालुओं से प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि यात्रा सुरक्षित, सेफ रहे और मंगलमय बनी रहे। जो चल रही है, हम जैसे कि आप अवगत होंगे कि हमारे श्री धामों जो 4 धाम थे उनकी ओपनिंग को अब 1 महीने से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, और साथ साथ हेमकुंड साहब के भी जो है कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। तो अभी तक कुल 23,65,000 के लगभग श्रद्धालुओं ने श्री धामों के दर्शन किए हैं, जो कि विगत वर्षों की भांति काफी अधिक संख्या है। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं शायन गनौलिया। नमस्कार।